नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करेंगे 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो गया, ये पार्ट 2 वीडियो बनने जा रहा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देखें, वहाँ मैंने कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाया है और उससे पहले मैंने प्रिंसिपल बताया कि सिंक्रोनस मोटर वर्क कैसे करता है। आज हम लोग थोड़ा सा और जान लें। देखिए, सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो एज लाइक के डीसी मोटर होता है, ठीक। मतलब सेम टू सेम डीसी मोटर के जैसा होता है। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होता है कि डीसी मोटर में हम लोग या तो परमानेंट मैग्नेट इसके अंदर लगा के रख देते हैं या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं यहाँ पे सप्लाई देके, डीसी सप्लाई देके। लेकिन सिंक्रोनस मोटर में सिर्फ हम लोग इस यहाँ पे जो मैग्नेट बनाएंगे उसके लिए एसी सप्लाई देते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी का सारा कंस्ट्रक्शन एक जैसा है। तो डीसी हम लोग सिंक्रोनस मोटर को डीसी मोटर कह सकते हैं। और देखिए, बहुत लोगों को इससे कन्फ्यूजन होगा कि स्टेटर, रोटर, आर्मेचर, फील्ड, ये अलग अलग नाम कैसे कैसे हो रहे हैं। देखिए, आपको सिर्फ दो नाम याद रखना है। अगर हम लोग डीसी की बात करें तो डीसी में हमको याद रखना है, एक होता है फील्ड, एक होता है आर्मेचर। और आर्मेचर उस पॉइंट को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे हम लोग इनपुट डालते हैं। तो इनपुट डालेंगे मोटर होगा वो। और अगर जनरेटर है तो आउटपुट लेंगे। तो जहाँ से हम लोग इनपुट आउटपुट लेते हैं या देते हैं, इनपुट देते हैं या आउटपुट लेते हैं, उसको हम लोग आर्मेचर कहेंगे। बात समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, ये फील्ड प्रोवाइड करवाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एसी में। एसी में क्या होता है, हम लोग एसी में दो चीज़ बोलते हैं, स्टेटर एंड रोटर। लेकिन एसी में भी स्टेटर रोटर अभी नहीं जानना है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना, फील्ड और आर्मेचर। ये दोनों चीज़ एसी में भी होगा और हमारा डीसी में भी होगा, ठीक। फील्ड और आर्मेचर। अब हम अब हमको जानना है कि सिर्फ एसी में ये चीज़ आ जाता है कि एसी और डीसी में फ़र्क हम लोग कर पाए। सिर्फ ये नेमिंग दिया गया है, इसका कोई पर्पस नहीं है, ठीक ना। डीसी के लिए तो और एसी के लिए, दोनों के लिए ये नाम फिक्स है, ठीक। उसके बाद एसी में सिर्फ ये जोड़ दिया गया ताकि हम लोग स्टेटर बोले तो हम लोग को समझ में आ जाए कि वो एसी मशीन के बारे में बात हो रहा है। रोटर बोले तो हमको बात समझ में आ जाए कि वो एसी मोटर के बारे में बात हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग एसी में दो टर्म और जोड़ देते हैं कि स्टेटर और रोटर, ठीक। अब स्टेटर जहाँ पे फील्ड वाइंडिंग लगा रहता है उसका नाम हम लोग एसी में स्टेटर बोल देते हैं, जहाँ पे आर्मेचर लगा रहता है उसको हम लोग रोटर बोल देते हैं। लेकिन कभी कभी ये छोटा मशीन के लिए तो चल जाता है एसी में, लेकिन बड़ा मशीन में कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग आर्मेचर को स्टेशनरी बनाते हैं कभी कभी, तो उसको स्टेटर बोलते हैं उस टाइम पे। जो जब मशीन बड़ा होगा तो सिर्फ नाम को हमको उल्टा कर देना है, ठीक। लेकिन मशीन छोटा है तो यही चलेगा। और बाकी कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना कि आर्मेचर, फील्ड, स्टेटर, रोटर क्या है। एसी में सिर्फ रोटर के जगह पे हमको मतलब हम जहाँ पे हम लोग आर्मेचर का वाइंडिंग डालें उसको हम लोग एसी में सिर्फ रोटर बोल देंगे, और जहाँ पे फील्ड का वाइंडिंग डालें उसको स्टेटर बोल देंगे, बस। ताकि थोड़ा सा नाम से ही हम अगर एसी डीसी नहीं बोल रहे हैं तो नाम से डिफरेंस पता चल जाता है। मतलब कोई किसी पर्सन को बोलेंगे स्टेटर में लगा तो वो पर्सन समझ जाएगा वो एसी मशीन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर फील्ड और आर्मेचर बोलेंगे तो कन्फ्यूज ही रहेगा, क्योंकि डीसी में फील्ड और आर्मेचर का नाम चलता है। तो समझ में उस टाइम नहीं आएगा कि डीसी के बारे में बात कर रहा है या एसी का। फिर एक सवाल पूछना होगा कि आप डीसी के बारे में बोल रहे हैं या एसी के बारे में। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सिर्फ नाम और नेमिंग दिया गया, स्टेटर और रोटर, ताकि नाम से ही कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और सवाल जवाब ना हो, ठीक। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि फील्ड आर्मेचर क्या है वगैरह वगैरह, ठीक। और आर्मेचर का काम देखिए, आर्मेचर के बारे में इतना याद रखिए कि जहाँ से इनपुट आउटपुट लेते हैं उसी को आर्मेचर बोलते हैं, ठीक। अब इतना समझ में आ गया कि डीसी मोटर एज लाइक ए सिंक्रोनस मोटर ही होता है। मतलब सिंक्रोनस मोटर को हम लोग डीसी मोटर ही बोल सकते हैं, लेकिन डीसी मोटर बोल नहीं सकते। मतलब डीसी मोटर जैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस हो जाता है कि एसी मोटर में यहाँ पे सप्लाई एसी रहेगा और डीसी मोटर में दोनों जगह रोटर और फील्ड दोनों जगह पे डीसी सप्लाई डाल के रखते हैं, ठीक। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग आज का सवाल देखते हैं।
आज का हमारा पहला सवाल है, 17 तक हम लोग कंप्लीट कर लिया तो पहला सवाल देखते हैं क्या है। द वर्किंग ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज सिमिलर टू, तो बोल रहा है कि जो सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग होता है उसके किसके बराबर होता है। तो गियर ट्रेन अरेंजमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल पावर बाय शाफ्ट। तो देखिए, मोटर क्या करता है ना, मैकेनिकल पावर मतलब हो गया घूमने वाला पावर, जो चीज़ घूम रहा होता है वो, उस पावर को हम लोग मैकेनिकल पावर बोलते हैं। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। ठीक, अब जो चीज़ घूम रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल पावर। तो मोटर क्या करता है, मैकेनिकल पावर को ट्रांसफ़र करता है किसके द्वारा, शाफ्ट जो मोटर का घूम रहा होता है बाहर, उस शाफ्ट के द्वारा क्या करता है, मैकेनिकल पावर को ट्रांसफ़र करता है। तो हमारा 18 का आंसर हो जाएगा बी, कि ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल पावर बाय शाफ्ट, मतलब शाफ्ट के द्वारा मैकेनिकल पावर को ट्रांसफ़र करना। जैसे हम लोग को चक्का घुमाना है तो उस शाफ्ट के हेल्प से उस चक्का को घुमाएंगे, तो मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र किया मोटर, और यूज कहाँ हुआ, चक्का घुमाने में। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब 19 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, द मिनिमम आर्मेचर करंट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर करस्पॉन्ड्स टू ऑपरेशन एट, बोल रहा है कि, तो बोल रहा है कि जो मिनिमम आर्मेचर का जो करंट है वो मिनिमम होगा किस टाइम, मतलब जब जब हमारा मोटर ऑपरेट कर रहा होगा यूनिटी पावर फैक्टर में। तो जब हमारा मोटर यूनिटी पावर फैक्टर में वर्क करेगा ना, उस टाइम आर्मेचर का करंट जो है वो मिनिमम होगा। ठीक ना, तो 19 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, कि मोटर मिनिमम क्या बोलते हैं, मिनिमम का आर्मेचर करंट तब लेगा जब यूनिटी पावर फैक्टर होगा, मतलब कोई लीडिंग या लैगिंग लोड नहीं है, रजिस्टिव लोड की तरफ मतलब काम कर रहा है, उस टाइम हम लोग का जो पावर फैक्टर हो यूनिटी होता है। ठीक ना, अब उसके बाद 20 नंबर सवाल पूछ रहा है, इन अ सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेटर बैक ईएमएफ डिपेंड्स ऑन। तो बोल रहा है कि जो बैक ईएमएफ होता है सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर का, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डीसी एक्साइटेशन ओनली, स्पीड ऑफ द मोटर, लोड ऑन द मोटर, या बोथ ऑफ द स्पीड एंड रोटर फ्लक्स। तो देखिए, हमारा जो बैक ईएमएफ होता है, अब सिंक्रोनस मोटर एज लाइक डीसी मोटर होता है, तो डीसी मोटर में जो जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा सिंक्रोनस मोटर में वैलिड होगा। तो हम लोग बैक ईएमएफ का फॉर्मूला से क्या जानते हैं, कि जो हमारा, तो हमारा बैक ईएमएफ का फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि ईबी जो प्रोपोर्शनल क्या होता है, एन फाई के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा डीसी मोटर के लिए वैलिड है, क्योंकि डीसी मोटर में कोई कांस्टेंट स्पीड वगैरह नहीं रहता है। ठीक ना, तो जिस टाइम कांस्टेंट स्पीड रहता है, मतलब जब शंट का बात करेंगे, नॉर्मली जब बात करेंगे तो कांस्टेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जब शंट मोटर के बारे में स्पेशल बात करेंगे तो कांस्टेंट का बात करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि डीसी मोटर कांस्टेंट की तरह नहीं काम कर रहा है। अब देखिए, जो सिंक्रोनस मोटर है उसमें तो हमारा चाहे नॉर्मल बात करें या कुछ भी बात करें, टाइप में किसी में भी टाइप में बात करें, तो वहाँ हमारा जो स्पीड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमारा बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फाई के। और जो फाई है, ये फाई कहाँ से आता है, ये जो हम लोग डीसी एक्साइटेशन देते हैं वहीं से ना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो शाफ्ट में जनरेटर लगा के हम लोग स्लीप के द्वारा हमारा जो रोटर का जो कंडक्टर है उसमें हम लोग करंट प्रोवाइड करवाते हैं बाहर से, इसलिए तो डबली एक्साइटेड हो गया ना। तो उस टाइम जो हमारा डीसी एक्साइटेशन दिए तो उसी से हमारा आई एम आता है, मैग्नेटाइजिंग करंट आता है, और यही मैग्नेटाइजिंग करंट या आर्मेचर करंट बोल सकते हैं इसको, फाइल आता है, फाइल आने का काम करता है। तो हमारा बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड कर गया, डायरेक्टली एक्साइटेशन पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 का ए, डीसी एक्साइटेशन पे। ठीक, अब 21 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, इफ लोड और टॉर्क एंगल ऑफ ए 4 पोल सिंक्रोनस मोटर इज 6 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इट्स वैल्यू इन मैकेनिकल डिग्री। तो देखिए, एक यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आपको याद कैसे लाना है एग्जाम में। तो याद रखना है कि मैकेनिकल जो हमारा एंगल होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल एंगल से बड़ा होता है। मैकेनिकल एंगल जो है वो इलेक्ट्रिकल एंगल से बड़ा होता है। अब फार्मूला में हम लोग जानते हैं कि P/2 होता है। अब P/2 इधर होगा या इधर होगा, इस चीज़ में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको याद रखना है कि मैकेनिकल डिग्री जो होता है, मैकेनिकल डिग्री दो पोल के बीच का डिग्री को मैकेनिकल डिग्री बोल दी, और इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है वो डिपेंड करता है कि इसके और इसके बीच में कितना गैप है। ठीक ना, तो हमारा मैकेनिकल डिग्री हमेशा बड़ा होगा एज लाइक इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक, तो अब P/2 इधर देंगे या इधर देंगे, तो बड़ा, हमको m को बड़ा करना है। तो m को बड़ा करना है तो हम लोग, इसका मतलब e छोटा है,
अब ई छोटा तभी होगा जब एम के साथ कुछ हम लोग बाय मतलब डिवाइड करेंगे तभी ना छोटा होगा ई का वैल्यू। तो एम में जब p/2 डिवाइड करेंगे ना तो ई का वैल्यू छोटा होगा, तभी छोटा होगा। अगर हम लोग यहाँ p/2 कर देंगे तो एम का वैल्यू छोटा होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमको फॉर्मूला से समझ में आता है कि एम को बड़ा करना है, या दूसरे भाषा में बोलेंगे कि ई को छोटा बनाना है। तो ई को छोटा बनाना है तो p/2 फार्मूला में आता है। अब किधर लगेगा ये ध्यान नहीं आ रहा है, एग्जाम में यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। तो अगर हम लोग p/2 का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो एम छोटा हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिग्री छोटा होता है, तो p/2 का मल्टीप्लिकेशन इधर करना होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री इसका फॉर्मूला हो जाता है p/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री। अब मैकेनिकल डिग्री कितना है, 6 दिया हुआ, तो यहाँ पे 6 कर देंगे। अब पोल कितना दिया हुआ, 4, ठीक। तो जब हम इसको, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमको मैकेनिकल डिग्री निकालना है, हम लोग इलेक्ट्रिकल निकालने चले थे। तो चलिए मैकेनिकल डिग्री कैसे निकालेंगे। तो देखिए 6 नहीं दिया, यहाँ मैकेनिकल एम, यहाँ एम है, हमको ये निकालना है। पोल दिया हुआ 4, ठीक, और 2 p/2 होता है। अब इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना दिया हुआ, तो इसको काट के हम लोग क्या लिखेंगे, 6। तो चलिए इसको रब करते हैं और देखते हैं। तो 6 इज इक्वल टू पी, मतलब 4/2 इज इंटू मैकेनिकल डिग्री। अब मैकेनिकल डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको काटेंगे तो कितना, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ से यहाँ काटेंगे तो 3 बार में। तो मैकेनिकल डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, मैकेनिकल डिग्री इज इक्वल टू 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, तो आंसर हो जाएगा बी। तो 21 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 21 का हो जाएगा आंसर हमारा बी। देखिए लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा और बहुत मज़ा भी आने वाला है। जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताना होगा, स्टार्टिंग का जो लेक्चर आएगा सीरीज, स्टार्टिंग में 2-4 वीडियो सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में ही ज़्यादातर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है ना फास्ट वीडियो बनाएंगे, ताकि आपका कम से कम लेक्चर में ख़त्म हो जाए पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है, स्पीड बढ़ा के आप आराम से देख सकते हैं। तो 22 नंबर सवाल है क्या है, फॉर वी कर्व फॉर ए सिंक्रोनस मोटर द ग्राफ ड्रॉ बिटवीन। बोल रहा है कि हम लोग जो भी कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ किसके और किसके बीच होता है। तो देखिए फील्ड के बीच तो होगा, चाहे भी करे या इन्वर्स भी करे। फील्ड करंट जो है वो फिक्स है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे क्या होगा, कॉस फाई होगा या आर्मेचर करंट होगा, ये दो ही चीज़ होगा, कॉस फाई या आर्मेचर करंट। हमारा ग्राफ बोला है भी के बारे में। तो जब भी के बारे में बात करते हैं तो देखिए इन्वर्स वाला जब हम लोग बात करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, तो इन्वर्स के बारे में जब बात करेंगे तो उस टाइम हमारा होता है कॉस, ठीक। लेकिन हमको यहाँ बात करना है भी के बारे में, मतलब भी कर्व के बारे में। तो भी कर्व के बारे में देखिए ट्रिक्स कैसे याद रखना है। हम लोग जानते हैं आई एल, बोलते हैं ना आई लव। तो हम लोग को याद रखना कि जब भी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग का आई होगा, तो आई होगा तो आर्मेचर करंट ही ऊपर होगा, ठीक ना, बाकी तो कुछ होगा नहीं। अब इन्वर्स भी कर्व के तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर में देखिए कहाँ दिया हुआ, तो ये आर्मेचर करंट होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है फील्ड करंट एट आर्मेचर, फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट। तो देखिए इन दोनों के बीच ही ग्राफ बनता है, तो हमारा 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब 23 नंबर सवाल देखिए क्या है, द बैक ईएमएफ ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स ऑन। बोल रहा है कि बैक ईएमएफ सिंक्रोनस मोटर का किस पे डिपेंड करता है। तो बैक ईएमएफ किस पे, स्पीड पे, उसके बाद किस पे, हमारा बैक ईएमएफ जो है वो लोड एंगल पे डिपेंड करेगा, और उसके बाद है लोड पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 23 का आंसर हो जाएगा हमारा जो, देखिए बैक ईएमएफ है तो स्पीड तो कांस्टेंट है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक ना। तो डिपेंड करता फाइव पे, तो फाइव है नहीं, फाइव नहीं है, तो दूसरा डिपेंड किस पे करेगा, बैक ईएमएफ हमारा लोड एंगल पे। तो 23 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक। अब 24 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 24 का सवाल है, व्हेन V इज द सप्लाई वोल्टेज एंड R इज द रोटर रेजिस्टेंस पर फेज द मैकेनिकल पावर डेवलप बाय द सिंक्रोनस मोटर विल बी प्रोपोर्शनल टू। बोल रहा है कि V हमारा सप्लाई वोल्टेज है और R है हमारा वो रेजिस्टेंस है। तो सिंक्रोनस मोटर तो डेवलप पावर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो हमारा सिंक्रोनस मोटर का जो पावर है वो हमारा डिपेंड करेगा V² बाय R का, ठीक ना।
क्योंकि देखिए हम लोग ट्रांसमिशन, अगर आप पावर सिस्टम पढ़ चुके हैं तो पावर सिस्टम में एक चीज़ याद रखना होता है कि जो ट्रांसमिशन वाला वोल्टेज होता है वो यहाँ पे ई इंटू भी अपॉन एक्स, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह होता है, ठीक ना। तो ये यहाँ पे भी में बदल जाएगा तो हमारा भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आर की जगह एक्स की जगह आर लगाएंगे। तो इस फार्मूला को आप थोड़ा सा अगर दिमाग में है तो इस फार्मूला से कंपेयर करके इसको याद करके रख सकते हैं, ठीक ना। तो हमारा पावर जो सिंक्रोनस मोटर का वो डिपेंड करता है भी स्क्वायर अपन आर में। तो हमारा 24 का आंसर हो जाएगा बी। अब 25 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछा, इन अ सिंक्रोनस मोटर विच लॉस वेरीज विथ लोड। तो देखिए लोड के साथ कौन सा लॉस वेरी करता है, तो कॉपर लॉस हमेशा लोड के साथ वेरी करता है, और आयरन लॉस हम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कॉपर लॉस जो है वो वेरी करेगा। तो आंसर में देखिए क्या क्या दिया हुआ, विंडेज लॉस, वेरिंग फ्रिक्शन लॉस, कॉपर लॉस। तो हमारा 25 का आंसर हो जाएगा सी, कि कॉपर लॉस जो है वो लोड के साथ वेरी करता है। अब 26 में सवाल देखिए क्या है, ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी मेड सेल्फ स्टार्टिंग बाय प्रोवाइडिंग। तो हमने बताया था कि सेल्फ स्टार्टिंग, अगर सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है, तो सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए इसको हम लोग सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर के जैसा स्टार्ट करते हैं। तो इंडक्शन मोटर में जो केज वाला मोटर रोटर रहता है उसको हम लोग डीसी, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सिमिलर टू डीसी होता है। अब डीसी मोटर का जो रोटर है उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एक केज लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि एज ए इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही घूमने लगेगा तो साफ्ट भी घूमेगा, साफ्ट घूमेगा तो साफ्ट से डीसी जनरेटर लगा हुआ, डीसी जनरेटर भी घूमेगा। अब डीसी जनरेटर घूमेगा तो वहाँ से सप्लाई आना चालू हो जाएगा डीसी जनरेटर से। वो सप्लाई हम लोग क्या करेंगे, स्लिप के द्वारा रोटर का जो कंडक्टर है उसमें प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक। मतलब ये जो केज लगा हुआ है इसके अंदर रोटर है, अब रोटर में कंडक्टर रखा हुआ है और ऊपर से केज लगा दिए हैं, ठीक। तो चलिए फिगर दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये सिंक्रोनस मोटर का रोटर होता है, ये अंदर वाला रोटर है, ऊपर से हम लोग इंडक्शन मोटर का केज लगा दिए। तो केज के कारण से रोटर घूमना चालू करेगा एज इंडक्शन मोटर, लेकिन एनआर स्पीड में घूमेगा, एनएस स्पीड में जाएगा नहीं। तो शाफ्ट में जनरेटर लगा के रखें यहाँ पे, तो जनरेटर घूमा तो सप्लाई इस कंडक्टर में जनरेटर का डाल देंगे। तो जैसे डालेंगे तो वो थोड़ा सा जो स्लिप आ रहा था, स्लिप को ख़त्म करके एकदम जाके एनएस स्पीड में के साथ मर्ज हो जाएगा या लॉक्ड हो जाएगा, और एनएस स्पीड से रोटर घूमने लगेगा, ठीक ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर कैन बी मेड सेल्फ, मतलब सिंक्रोनस मोटर को हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कैसे बनाएंगे, क्या क्या दे के, क्या प्रोवाइड करके। तो डैम्पर वाइंडिंग ऑन द रोटर पोल, डैम्पर वाइंडिंग ऑन स्टेटर, डैम्पर वाइंडिंग ऑन स्टेटर एज वेल एज रोटर। तो देखिए यहाँ पे केज वाला का बात नहीं किया, तो दो चीज़ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारा रोटर होता है उस, ये जो रोटर है सिंक्रोनस मोटर का, यहाँ पे वाइंडिंग रहता है, तो यहाँ पे हम लोग डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जो क्या करता है स्टार्टिंग प्रोवाइड करवाने के लिए भी हेल्प करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर केज देता तो केज तो होता ही, दो प्रोसेस है सेल्फ स्टार्ट करने के लिए। तो डैम्पर वाइंडिंग ऑन द कहाँ, रोटर में देंगे, स्टेटर में थोड़ी देंगे। तो डैम्पर वाइंडिंग एडजस्ट नहीं, तो हमारा 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा ए, कि डैम्पर वाइंडिंग ऑन रोटर पोल। शायद इसका सवाल हमको लगता है इसका आंसर डी दिया हुआ, लेकिन वो गलत है, ठीक ना। आपको कॉन्सेप्ट से जानना है ना कि बुक में बहुत गलती भी रहता है। तो 27 अब सवाल देखते हैं। द ऑसिलेशंस इन सिंक्रोनस मोटर कैन बी डैम्प आउट बाय, मतलब सिंक्रोनस मोटर में अगर ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक ना, तो इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो ऑसिलेशन को अगर दूर करना है तो हमको डैम्पर बार इन रोटर पोल फेस, मतलब रोटर का पोल जो मतलब ऑसिलेट कर रहा है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा घूमने की कोशिश कर रहा है, तो ऑसिलेशन आ जाता है उससे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग, वही जो अभी डैम्पर वाइंडिंग दिखाया उसको पोल का फेस में लगा देते हैं रोटर में। तो इससे क्या होता है, ऑसिलेशन को भी ये दूर करता है, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग डैम्पर बार्स इन द रोटर पोल फेस। तो यहाँ पे बार मतलब रॉड वगैरह प्लेस करते हैं, ठीक। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी। अब 28 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, द शाफ्ट ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज मेड अप। तो सिंक्रोनस मोटर का जो शाफ्ट होता है, ये जो मोटर था हमारा, इस यहाँ पे वाइंडिंग रहता है रोटर में, तो ये यहाँ से शाफ्ट निकलता है, यहाँ स्टेटर प्लेस रहता है। तो ये जो शाफ्ट है वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है हमारा माइल्ड स्टील, क्रोम स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्किनो। तो हमारा 28 का आंसर हो जाएगा ए, माइल्ड स्टील से ये शाफ्ट बना होता है, ठीक। अब 29 माइल्ड स्टील, और देखिए इंडक्शन मोटर में हम लोग उसको बनाए थे शायद हम लोग बनाए थे किसे, कार्बन स्टील से। तो यही वगैरह स्टील का ही यूज करते हैं, ठीक ना। अब देखिए व्हेन द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। जब देखिए तीन चीज़ होता है इसमें, अगर अंडर एक्साइटेड है तो लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर होगा।
अगर ओवर एक्साइटेड है तो हमारा क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, मतलब एज ए कैपेसिटिव की तरफ वर्क करेगा, एज ए इंडक्टिव की तरफ मोटर वर्क करेगा। और अगर रेटेड स्पीड पे काम कर रहा है तो हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होना चाहिए। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंडर एक्साइटेड है तो अंडर एक्साइटेड में लैगिंग होता है। ठीक, 29 का हो जाएगा बी। अब 30 सवाल देखिए, आप पूछा था स्पीड रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज ऑलवेज। सिंक्रोनस मोटर में स्पीड रेगुलेशन मतलब स्पीड का ड्रॉपिंग होता है क्या, मतलब जो स्पीड हम लोग एन एस स्पीड प्रोवाइड किए हैं फील्ड में स्टेटर में, तो रोटर भी अगर एन एस स्पीड से घूम गया तो इसका मतलब स्पीड में कोई ड्रॉपिंग नहीं आया। रेगुलेशन का मतलब होता है ड्रॉप होना, चाहे वोल्टेज रेगुलेशन बोलेंगे तो वोल्टेज में कुछ ड्रॉप हो गया, मान लीजिए वोल्टेज हम लोग 220 वोल्ट दिए और आउटपुट पे 220 मिल गया तो कोई वोल्टेज रेगुलेशन नहीं हुआ, मतलब वोल्टेज का कोई ड्रॉप नहीं हुआ तो इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होगा। अगर आउटपुट पे 210 मिलता है इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन हो रहा है। अब वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी चीज़ का लो होना चाहिए, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आता है इससे। तो सिंक्रोनस मोटर में वोल्टेज स्पीड रेगुलेशन होता है नहीं, क्योंकि जिस जो स्पीड हम लोग इनपुट पे दिए हैं वही स्पीड आउटपुट पे आ रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज स्पीड रेगुलेशन क्या है, जीरो होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 31 का क्या हो जाएगा, डी। अब 32 सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज टू न्यू फिक्स वैल्यू बाय। देखिए, हम लोग सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 120 F/P। अब हमको अगर न्यू सिंक्रोनाइज स्पीड चाहिए या न्यू फिक्स्ड वैल्यू का स्पीड चाहिए, हमको चेंज करना है स्पीड, 1300 आरपीएम में घूम रहा था, हमको 1200 आरपीएम चाहिए मान लीजिए, तो हमको एक फिक्स ही वैल्यू चाहिए लेकिन थोड़ा कम चाहिए, या हमको दूसरा स्पीड लाना है, तो हम लोग किसके द्वारा कर सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी या पोल के चेंज के द्वारा कर सकते हैं। घटाना हो तो पोल को बढ़ाएंगे, तो पोल तो फिक्स रहता है तो ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ, चेंजिंग ऑन द लोड, चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का चेंज करके भी कर सकते हैं और पोल का भी, ठीक ना। लेकिन ज़्यादातर पोल फिक्स रहता है इसलिए पोल को ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अब मशीन खरीद लिए हैं तो आप अपने से पोल थोड़ी लगा पाइएगा, तो इसलिए ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी के द्वारा करते हैं। लेकिन अगर बोले कि चेंजिंग करने का क्या क्या मेथड है, तो ये सारा मेथड है, पोल फ्रीक्वेंसी, सिंक्रोनस स्पीड का अगर स्पीड चेंज करना है। ठीक, तो हमारा 32 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सी, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 33 सवाल देखिए, क्या पूछ रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर विल ऑलवेज स्टॉप व्हेन। बोल रहा सिंक्रोनस मोटर कब हमेशा मतलब स्टॉप हो जाएगा या बंद हो जाएगा, जब सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा या लोड इन मोटर वेरीज होगा, एक्साइटिंग वाइंडिंग गेट डिस्कनेक्टेड। तो देखिए, जो हम लोग डीसी जनरेटर या डीसी बैटरी लगा के रोटर में एक्साइटेशन दे रहे हैं सिंक्रोनस मोटर का रोटर में, अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब रोटर में सप्लाई नहीं जाने लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाने लगा, तो मैग्नेटिक लॉकिंग था वो ख़त्म हो जाएगा। स्टेटर का फील्ड के साथ ही ना मैग्नेटिक लॉकिंग बनाता है रोटर का फील्ड, तो मैग्नेटिक लॉकिंग ख़त्म होगा तो क्या हो जाएगा, मोटर हमेशा स्टॉप हो जाएगा, मतलब नहीं घूमेगा हमेशा। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्साइटिंग। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि आंसर हो जाएगा एक्साइटेशन वाइंडिंग गेट डिस्कनेक्टेड, मतलब एक्साइटेशन वाइंडिंग किसी तरह कट हो जाए या सर्किट से हट जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक ना। अब 34 सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल पूछ रहा है, हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर टेक्स प्लेस। हंटिंग क्यों होता है सिंक्रोनस मोटर, व्हेन सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएट, व्हेन लोड वेरीज, व्हेन पावर फैक्टर इज यूनिटी और मोटर इज अंडर लोडेड। तो हंटिंग का मतलब हमने बताया था कि जब मोटर सिंक्रोनाइजिंग को खो देगा, मतलब ये स्टेटर का फील्ड है और यहीं पे रहता है रोटर का फील्ड, अगर दोनों सिंक्रोनाइज होकर घूम रहा है तो इसका मतलब रोटर सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है। ठीक, मोटर सिंक्रोनस मोटर की स्पीड से ही घूम रहा है। जब हम लोग लोड को फ्लक्चुएट करते जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड को घटाने का कोशिश करेगा, तो इस टाइम क्या होगा, ये रोटर जो है थोड़ा सा पीछे लैग करने लगेगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। और अगर फिर लोड को हम बढ़ा दिए तो और ये और लैग कर जाएगा, इधर आ जाएगा। लास्टली क्या होगा, लास्टली जब रोटर घूमने की स्थिति में नहीं रहेगा तो वो लास्टली यहाँ 90 डिग्री में आ जाता है, लोड एंगल, ये लोड एंगल होता है। ठीक, जितना जितना लोड एंगल बढ़ाते जाएंगे उतना उतना रोटर लैग करते, मतलब पीछे होते जाएगा स्टेटर से। तो इसी जब मोटर का रोटर का लैगिंग एंगल इतना ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब 90 डिग्री जब हो जाए तो मोटर रन करना बंद कर देगा। तो इसी प्रॉब्लम को हंटिंग बोलते हैं, मतलब हम लोग लोड को वेरी करते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि मोटर घूमना बंद कर देता है ड्यू टू लोड वेरिएशन। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, हंटिंग। तो हंटिंग
तो वही पूछ रहा है हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर टेक पर, बोल रहा है हंटिंग क्यों होता है सिंक्रोनस मोटर में, जब हम लोग क्या करेंगे लोड को वैरी करेंगे। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा बी, व्हेन लोड वैरीज। अब 35 नंबर सवाल है, क्या पूछ रहा है, व्हेन लोड ऑन ए ओवर एक्साइटेड और अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज। देखिए सिंक्रोनस मोटर जो है ओवर एक्साइटेड और अंडर एक्साइटेड का केस लिया है, ठीक। और बोल रहा है कि मोटर, उसके बाद बोल रहा है अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज्ड। तो लोड है जो उसको हम लोग क्या करने लगे, अब इंक्रीज करने लगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्मेचर करंट एज कम्पेयर टू द पावर फैक्टर इज। तो बोल रहा है कि पावर फैक्टर की तुलना में आर्मेचर का करंट क्या होगा। तो आर्मेचर का करंट के बारे में बात किया, तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा हमारा, लेस होते जाएगा, ठीक। तो हमारा जैसे जैसे लोड को बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे हम लोग लोड को बढ़ाएंगे, अगर मोटर हमारा अंडर या ओवर एक्साइटेड कंडीशन में है तो उस टाइम क्या होगा, आर्मेचर का करंट घटते जाएगा। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा हमारा बी, लेस। व्हाट इज द पावर, ओ सॉरी, आर्मेचर करंट क्या होगा, आर्मेचर करंट एज कम्पेयर टू विद द पावर फैक्टर इज, ठीक है। तो हमारा 35 का हो गया 20, ठीक है, ठीक ना। द अब 36 सवाल पूछ रहा था, रोटर कॉपर लॉस इन अ सिंक्रोनस मोटर आर मेट बाय। बोल रहा है कि रोटर कॉपर लॉस जो हो, मतलब रोटर में कॉपर लॉस जो हो रहा है सिंक्रोनस मोटर में, वो, तो वो हमें किससे मिलता है, किसके द्वारा मिलता है, तो वो हमको मिलता है, रोटर में क्या रखते हैं, डीसी सप्लाई दे के रखते हैं, तो डीसी सोर्स से मिलता है, ठीक ना। तो रोटर में आर्मेचर का कॉपर लॉस जो होता है वो हमको किससे मिलता है, डीसी सोर्स से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 का ए। अब 37 सवाल देखिए, क्या पूछा, द मैक्सिमम पावर डेवलप इन ए सिंक्रोनस मोटर अकर एट ए कपलिंग एंगल ऑफ। तो बोल रहे कि मैक्सिमम पावर हमको कब मिलेगा, या जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है उसमें मैक्सिमम पावर कब अकर होगा, आएगा, एट ए कपलिंग एंगल ऑफ, जब उसका कपलिंग एंगल कितना हो, तो जब उसका कपलिंग एंगल 90 डिग्री होगा ना, या लोड एंगल बोल सकते हैं, तो उस टाइम क्या होगा हमारा सिंक्रोनस मोटर में मैक्सिमम पावर आएगा। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी। अब 38 नंबर सवाल बोल रहा है, व्हेन द स्टेटर वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सच ए फैशन दैट द नंबर ऑफ पोल आर मेड हाफ द स्पीड ऑफ रोटर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। बोल रहा है कि स्टेटर वाइंडिंग को इस तरह से डिज़ाइन करके क्या बोलते हैं कनेक्ट किया गया है कि नंबर ऑफ पोल आर मेड हाफ, मतलब जितना पोल था वो पोल हो गया आधा, ठीक। तो स्पीड क्या होगा, तो हम लोग एन एस का फॉर्मूला से क्या जानते हैं, 120 F/P। अब पोल हो गया आधा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोगुना ना हो जाएगा, क्योंकि ये दो ऊपर चला जाएगा। तो एन एस क्या हो जाएगा, 2 × 120 F/P, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा दोगुना जितना पहले स्पीड था उसका। तो हमारा आंसर हो जाएगा डिक्रीज टू हाफ, रिमेन सेम एट द ओरिजिनल वैल्यू, टेंस टू बिकम जीरो, इंक्रीज द 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो हमारा 38 का क्या हो जाएगा डी, कि 2 गुना इंक्रीज हो जाएगा और पहले जितना था उसकी तुलना में, ठीक। अब देखिए 39 सवाल बोल रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर आर स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट एट द सेम स्पीड। तो देखिए इस स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड एन एस स्पीड से रोटेट कर रहा है, रोटर का भी एन एस स्पीड से रोटेट करता है, तो ये किस मोटर में होता है, तो ये होता है सिंक्रोनस मोटर में, ठीक। तो 39 का हो जाएगा बी, बाकी किसी मोटर में ऐसा होता नहीं है। अब देखिए 40 नंबर सवाल पूछ रहा है, सिंक्रोनाइजिंग पावर ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन इज। बोल रहा है कि जो सिंक्रोनाइजिंग पावर होता है सिंक्रोनस मोटर का, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो वो क्या होता है, V अपॉन आर होता है ना, V² अपॉन आर। तो देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रोटर रिएक्टेंस इक्वल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तो हम और नॉन ऑफ अबव। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का हो जाएगा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो x के जगह यहाँ क्या होगा, आर के जगह यहाँ एक्स लिखेंगे, तो रिएक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिंक्रोनाइजिंग पावर, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 40 का आंसर क्या हो जाएगा बी। अब देखिए एसी सर्किट में एक्स और आर दोनों आता है, लेकिन अगर डीसी सर्किट होगा तो वहाँ क्या आएगा, ओनली आर आएगा, ठीक। तो इसलिए ये एसी सर्किट है, तो यहाँ पावर में एक्स भी हम लिख पा रहे हैं, आर भी लिख पाएंगे, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए 41 सवाल क्या है, सिंक्रोनस मोटर आर, सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो हमारा 41 का आंसर हो जाएगा ए, ये बताने का तो ज़रूरत है नहीं। तो हमारा 41 हो गया। 42 सवाल है, क्या पूछ रहा था,
स्टैंडर्ड फुल लोड पावर फैक्टर रेटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर आज। तो जो फुल लोड में पावर फैक्टर होता है स्टैंडर्ड सिंक्रोनस मोटर का, वो क्या होता है? तो वो लीडिंग होता है 0.0 और लीडिंग, यूनिटी और 0.8 लैगिंग, यूनिटी और 0.8 लीडिंग, या यूनिटी और जीरो। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है फुल लोड में सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर यूनिटी होता है और 0.8 लीडिंग होता है, ठीक है। तो हमारा 42 का आंसर हो जाएगा सी। और सिंक्रोनस मोटर देखिए तीन चीज़ पे काम करता है, लैगिंग में, लीडिंग में और यूनिटी पावर फैक्टर में, ठीक ना। यही सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज है सिंक्रोनस मोटर का, इसलिए इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि लीडिंग लोड में काम करेगा तो बिल वगैरह कम आएगा। घर में हमारा क्या है, ज़्यादातर सब जगह वायर लगा हुआ है, तो वो इंडक्टिव लोड की तरह काम करता है, लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है। अगर किसी के घर में बिल ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपको कैपेसिटर बैंक लगाना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लगाइएगा तो आपका घर का बिल कम आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो लीडिंग लोड की तरह काम करेगा। तो इंडस्ट्री में लीडिंग लोड लाने के लिए सिंक्रोनस मोटर लगा के रखते हैं, और मोटर का तो यूज होता ही है, इसलिए हम लोग वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग इसी को यूज करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में, सिंक्रोनस मोटर को। उससे क्या होता है, बिलिंग वगैरह कम आता है, ठीक। नहीं तो जो कंपनी आपको बिजली प्रोवाइड कर रही होती है उसके वहाँ तो लोड बहुत दिखाएगा, लैगिंग लोड होगा तो बिलिंग वगैरह ज़्यादा होगा। अब देखिए 43 सवाल क्या पूछ रहा है, ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन एडजस्ट टू द लोड इन इंक्रीज इसेंशली बाय इंक्रीजिंग। बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो नॉर्मल एक्साइटेशन, तो बोल रहा सिंक्रोनस मोटर जो है वो नॉर्मली रन कर रहा है और नॉर्मली एक्साइटेशन उसमें दिया हुआ है। अब उसमें अगर लोड इंक्रीज हो जा रहा है तो हम लोग क्या उसमें पहले इंक्रीज करेंगे, तो पहले हम लोग आर्मेचर करंट को इंक्रीज करेंगे। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब 44 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 44 का सवाल है, ए सिंक्रोनस मोटर हैज़ बेटर पावर फैक्टर एज कम्पेयर टू द दैट ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्शन मोटर, दिस इज मेनली बिकॉज। बोल रहे कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो अच्छा पावर फैक्टर देता है जब उसको हम लोग इंडक्शन मोटर के साथ कंपेयर करेंगे। तो तो इसका मेन रीज़न क्या है, मतलब सिंक्रोनस मोटर जो हमको अच्छा पावर फैक्टर देता है। तो सिंक्रोनस देखो, तो ऑप्शन दिया हुआ सिंक्रोनस मोटर हैज़ नो स्लिप, स्टार्टर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस, अच्छा उसके बाद मैकेनिकल लोड ऑन द रोटर रिमेन कांस्टेंट, सिंक्रोनस मोटर हैज़ लार्ज एयर गैप। तो 44 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। कि जो देखिए इंडक्शन मोटर में क्या था, इसमें बाहर से हम लोग कोई सप्लाई देते नहीं थे रोटर में, रोटर खुद जो इनपुट में हम लोग सप्लाई दिए हुए स्टेटर में उसी से सप्लाई लेके अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता था। मतलब जो सप्लाई हम दिए हैं उसी से सप्लाई लेके इंडक्शन मोटर रोटर में मैग्नेटिक फील्ड आता था, रोटर को घुमाता था। लेकिन सिंक्रोनस मोटर में क्या है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग सप्लाई किए हैं वो स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई किए हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड रोटर को घुमाने का काम नहीं कर रहा है। मतलब रोटर में करंट, रोटर को मैग्नेट बनाने में काम नहीं आ रहा वो सप्लाई, ठीक ना, घुमाने का काम तो कर रहा है, लेकिन रोटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता है सिंक्रोनस मोटर में। स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए अलग से एक बैटरी या जनरेटर लगा के हम लोग रोटर में देते हैं, रोटर में, जिससे रोटर में मैग्नेटिक फील्ड आता है और वो सिंक्रोनाइज होकर घूमता है। तो इसलिए सिंक्रोनस मोटर को हम लोग डबली एक्साइटेड बोलते हैं, क्योंकि दो तरफ से एक्साइटेशन दे रहे हैं, एक स्टेटर से एक फील्ड से। लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं था, एक तरफ से ही सप्लाई देते थे और यही सप्लाई मैग्नेटिक फील्ड बना के घूमता था, और फिर यही मैग्नेटिक फील्ड रोटर में भी मैग्नेटिक फील्ड लाने का काम करता था। मतलब एक ही आदमी दो काम कर रहा है, रोटर में भी मैग्नेटिक फील्ड ला रहा है और एयर गैप में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसको भी ला रहा है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर में ऐसा नहीं था, यहाँ पे सप्लाई दिए, यहाँ दो आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक आदमी क्या किया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ला दिया, दूसरा आदमी दूसरा सप्लाई दिए रोटर में, तो दूसरा आदमी क्या किया, रोटर में मैग्नेटिक फील्ड लाया। तो दो आदमी अलग अलग काम किया, इसीलिए यहाँ पे पावर फैक्टर बेटर होता है एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर, ठीक ना। तो 44 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब 45 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, ए सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर कैन बी यूज एज। तो जब सिंक्रोनस मोटर हमारा लीडिंग पावर फैक्टर में काम करता है ना, तो इसको हम लोग कैपेसिटर, कंडेंसर या फेज एडवांसर के जैसा काम करते हैं, ठीक ना। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब 46 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, स्लिप रिंग आर यूजुअली मेड अप। तो स्लिप रिंग हम लोग किससे बनाते हैं, जो इन सिंक्रोनस मोटर, या हम चलिए स्लिप रिंग दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये है हमारा स्लिप रिंग, ये जो रिंग है ये स्लिप करता रहता है किसमें, ब्रश से।
तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग, इसीलिए नाम पड़ा, ये स्लिप रिंग है, ठीक। और डीसी मोटर और सिंक्रोनस मोटर में रोटर का कंस्ट्रक्शन सिमिलर ही होता है हमारा। सिंक्रोनस मोटर और सॉरी, अगर सिंक्रोनस मोटर और डीसी मोटर दोनों का रोटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है, तो ऐसे ही डीसी मोटर में भी लगा रहता है और एसी मोटर में भी, सिंक्रोनस मोटर में भी, ठीक ना। तो ये स्लिप करता रहता है, इसलिए इसको स्लिप रिंग बोलते हैं। और ये हमारा बना होता है ब्रास से या बना होगा स्टील से, ठीक है, दो चीज़ से बना होगा। तो आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 46 का बी, कि ब्रास और स्टील से बना होता है, ठीक। अब 47 सवाल देखिए, पूछ रहा है एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज यूज फॉर। जो मोटर ओवर एक्साइटेड होगा उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? तो ओवर एक्साइटेड मतलब लीडिंग पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर को करेक्शन, जहाँ भी लीडिंग पावर फैक्टर आ गया इसका मतलब हम लोग पावर फैक्टर को करेक्ट कर लिया। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर में हर एक चीज़ वर्क करेगी, लेकिन हर एक चीज़ में कोयल लगा रहता है और लैगिंग पावर फैक्टर ला देता है, जिसके कारण से हमारा बिजली का खपत बढ़ जाता है और हमको लोड ज़्यादा शो करने लगता है, जिस कारण से बिल ज़्यादा आने लगता है। अगर हम लोग इस चीज़ को, प्रॉब्लम को हटाने के लिए लीडिंग लोड लाने की कोशिश करते हैं, तो सिंक्रोनस मोटर अगर लीडिंग लोड में काम कर रहा है, ओवर एक्साइटेड में काम कर रहा है, तो वो लीडिंग लोड की तरह काम करेगा, और लीडिंग लोड की तरह जब काम करेगा तो पावर फैक्टर को करेक्ट करता है, ठीक। तो हमारा 47 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए, एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका हर एक सवाल में मतलब पकड़ बनता जाएगा, और आप कोई भी डिफरेंट सवाल अगर इस टॉपिक से बाहर भी पूछेगा तो ये सब आपको यूज आएगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मोटर और जनरेटर में ही आपको यूज आ रहा है, बहुत सारा, जैसे ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मोटर का यूज आएगा, तो कौन सा करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ है। अब देखिए 48 सवाल क्या पूछ रहे हैं, व्हेन द वोल्टेज अप्लाई टू द सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज। बोल रहा सिंक्रोनस मोटर में जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो सिंक्रोनस मोटर में जो वोल्टेज अप्लाई होता है ना वो टॉर्क के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो वोल्टेज को हम लोग अगर इंक्रीज करेंगे तो विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी रेड्यूस, स्टेटर फ्लक्स, पुल इन टॉर्क, बोथ ए एंड बी। तो अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं सिंक्रोनस मोटर में तो हमारा क्या होगा? देखिए 48 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, कि ना स्टेटर का फ्लक्स कमेगा ना पुल इन टॉर्क कुछ रेड्यूस होगा, ठीक। तो कोई भी नहीं होगा, नॉन ऑफ एबव। तो 48 का हो गया हमारा डी। अब 49 सवाल देखिए, द स्पीड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर। बोल रहा है सिंक्रोनस मोटर का स्पीड इंक्रीज, हाँ, द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर। बोला सिंक्रोनस मोटर का स्पीड इंक्रीज विथ इंक्रीज लोड, लोड इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा, डिक्रीज विथ लोड इंक्रीज, वेरीज विथ पावर फैक्टर, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो हमारा सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट, इसलिए तो इसको कांस्टेंट स्पीड मोटर बोलते हैं। सिंक्रोनस स्पीड मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, ठीक ना। सिंक्रोनस वर्ड कहीं भी आ रहा है इसका मतलब हो गया वहाँ कांस्टेंट, सिंक्रोनस का दूसरा नाम ही कांस्टेंट होता है। अच्छा, कल एक चीज़ गलत हो गया था कि एक नंबर में जो सवाल मैं पूछा था इंस्टेंटेनियस, उसको मैंने अल्टरनेट बोल दिया था, ठीक। तो वहाँ अल्टरनेट नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है अचानक या तुरंत, मतलब तुरंत एक डायरेक्शन में घूम रहा है तो फिर तुरंत ही दूसरा डायरेक्शन में रिवर्स कर जाता है, इसीलिए सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो थोड़ा सा गलती हो गया है तो वर्ड से, तो इस वर्ड का मीनिंग तुरंत होता है, ठीक। तो ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अब देखिए 59 का हो गया हमारा डी। अब 50 सवाल देखिए, पूछा डस्ट एंड ड्रिल एक्यूमुलेशन ऑन मोटर वाइंडिंग विल रिजल्ट इन। बोल रहा है कि अगर डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, ये सब अगर जमा हो जाए मोटर का वाइंडिंग में तो क्या होगा? अब देखिए मोटर का वाइंडिंग को अगर मोटर के अंदर खोलिएगा तो पुराना भी मशीन होगा ना, तो अंदर जब खोलिएगा तो वो नया दिखेगा। हम लोग चाहते हैं कि डस्ट वगैरह ये सब चीज़ ना आए, अगर डस्ट आएगा तो आयरन लॉस बढ़ने लगता है। उसके बाद टेम्परेचर जो बाइंडिंग से जब करंट फ्लो होगा तो हीट अप आएगा, और डस्ट वगैरह अगर लटक जाएगा बाइंडिंग में तो ये हीट को ना बाहर नहीं कर पाता है, तो क्या होता है धीरे धीरे मतलब वाइंडिंग काला होते जाएगा और अंतिम में जल जाएगा और अपना एफिशिएंसी तो खो ही देगा। तो वही बोल रहा है कि अगर डस्ट वगैरह जो है अगर एक्यूमुलेट इकट्ठा हो गया मोटर के वाइंडिंग में तो क्या होगा? राइज इन वाइंडिंग टेम्परेचर, इंक्रीज कोर, शॉर्टिंग ऑफ कोयल, एडी करंट फ्लो। तो हमारा 50 का आंसर हो जाएगा ए, राइज इन वाइंडिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा वाइंडिंग का। सिंपल सा एग्जांपल समझिए, जैसे आपका शरीर है, ठीक, आपका शरीर है,
आप आदमी, अगर आपका शरीर में मैल वगैरह डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा लटकने लगा, गंदा होने, आप नहा नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपके शरीर से जो टेम्परेचर, जो छिद्र होता है उससे टेम्परेचर बाहर निकलता है, आपको पसीना बाहर निकलता है, आपको ठंडा महसूस होता है उस छिद्र के वजह से। अगर डस्ट आ जाएगा तो सारा छिद्र बंद हो जाएगा, तो आपका शरीर हीट होने लगेगा और आप धीरे 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 बीमार होते लगेंगे और आप थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगेंगे, तो आपका परफॉर्मेंस भी ख़राब होने लगेगा। इसीलिए हम लोग अपना बॉडी को भी क्लीन रखते हैं ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ सही रहे, ठीक ना। तो उसी तरह वाइंडिंग मशीन में भी वही होता है कि डस्ट वगैरह से प्रॉब्लम होता है, इसलिए डस्टी एरिया में पैक्ड मोटर वगैरह का यूज किया था जहाँ से डस्ट वगैरह मोटर के अंदर ना जाए, ठीक। अब 51 सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं, द एफिशिएंसी ऑफ ए प्रॉपरली डिजाइन सिंक्रोनस मोटर व्हील यूजुअली फेल इन रेंज, ये फॉल इन रेंज। बोल रहा है प्रॉपर डिज़ाइन का सिंक्रोनस मशीन है, मतलब जैसे डिज़ाइन करना चाहिए था एकदम सब चीज़ एक्यूरेट है, ठीक, सिंक्रोनस मोटर है, तो उसका एफिशिएंसी किस रेंज में गिरेगा, मतलब 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 95 या 99 टू 95। तो हमारा 51 का आंसर हो जाएगा 85 टू 95, अगर प्रॉपरली डिज़ाइन है तो 51 का हो जाएगा सी। 52 सवाल देखिए आप पूछ रहे हैं, टू लिमिट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल मशीन शुड है प्रॉपर। बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर को लिमिट करना है प्रॉपरली, इलेक्ट्रिकल मशीन का लिमिट करना है, मतलब अगर हमको क्या बोलते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का टेम्परेचर को लिमिट करना है, ऑपरेटिंग जिस टेम्परेचर में वो ऑपरेट कर पाए उस टेम्परेचर को अगर लिमिट करना है, तो हमको क्या प्रॉपर करना होगा, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, पावर फैक्टर और या स्पीड। तो 52 का आंसर हो जाएगा हमारा करंट का रेटिंग को, ठीक। टेम्परेचर लाने का काम करंट ही करता है, क्योंकि किसी भी वायर से जब करंट फ्लो होगा तो वायर का रेजिस्टेंस होता है, तो जब करंट फ्लो होता है ना तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस होने लगता है, तो करंट ही टेम्परेचर मतलब हीट या टेम्परेचर लाने का, इंक्रीज करने का काम करता है किसी भी मशीन में। तो करंट रेटिंग को अगर हम लोग ठीक कर लेंगे, प्रॉपरली डिज़ाइन कर लेंगे, तो हमारा हीटिंग प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो 52 का बी हो जाएगा। 53 सवाल देखिए आप पूछा, स्लिप रिंग इन इन सिंक्रोनस मोटर कैरी। बोल रहा है स्लिप रिंग जो है इंडक्शन मोटर का कैरी कौन करता है, क्या कैरी करता है, मतलब क्या लेता है स्लिप रिंग, डायरेक्ट करंट लेता है, अल्टरनेटिंग करंट, नो करंट, या ऑल ऑफ एबव। तो देखिए स्लिप रिंग कहाँ लगा रहता है, शाफ्ट में, और इससे बाइंडिंग हमारा रोटर का बाइंडिंग जुड़ा रहता है, ठीक। और इस स्लिप रिंग में हम लोग जनरेटर लगा के इस पे इनपुट देते हैं स्लिप रिंग में। आपको स्लिप रिंग का फिगर दिखा ही चुके हैं। तो बोल रहा है कि ये स्लिप रिंग क्या कैरी करता है, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, ये स्लिप रिंग क्या डीसी करंट को कैरी करता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। या तो हम लोग जनरेटर लगाएंगे या बैटरी लगाएंगे, लेकिन जनरेटर लगाने से सुविधा हो जाता है कि बैटरी को आप अब रनिंग कंडीशन में मोटर है, बैटरी डाउन हो गया तो कहाँ से बैटरी उसको चार्ज कीजिएगा, लगाइएगा। तो हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे हमको प्रॉपरली कुछ भी छेड़छाड़ ना करना पड़े, तो शाफ्ट में ही जनरेटर लगा दिए। अब जब जब शाफ्ट घूमेगा जनरेटर सप्लाई देता रहेगा, जब जब शाफ्ट घूमेगा जनरेटर सप्लाई देगा, मोटर चलता रहेगा। लेकिन बैटरी लगाएंगे तो हमको खोलना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, कब डाउन हो जाएगा, चलते चलते अगर डाउन हो गया तो फिर मोटर बंद हो जाएगा, चाहे सप्लाई जा रहा हो या नहीं जा रहा हो, थ्री फेज, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए हम लोग जनरेटर लगाते हैं, ठीक है। तो लगा तो हम लोग बैटरी से भी सकते हैं, बैटरी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 54 सवाल देखिए क्या है, 53 का हो गया ए। 54 सवाल देखिए, ए सिंक्रोनस मोटर, ए सिंक्रोनस मशीन विल लार्ज एयर गैप हैज। बोल रहा है सिंक्रोनस मोटर में मान लीजिए ये रोटर है, ये स्टेटर है, तो रोटर और स्टेटर के बीच एयर गैप रहता है, यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर का घूमता है एनएस स्पीड से, ठीक। तो बोलता है एयर गैप बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी लिमिट, उसके बाद है ए स्मॉल वैल्यू ऑफ इनहेरियंट रेगुलेशन, ए हायर सिंक्रोनाइजिंग पावर विच मेक्स ए मशीन लेस सेंसिटिव टू लोड वेरिएशन। तो जो है अगर हमारा एयर गैप ज़्यादा हो जाएगा ना तो स्टेबिलिटी लिमिट जो है ये हाई हो जाएगा, ठीक, मतलब स्टेबल से काम नहीं कर पाएगा, वैल्यू उसका बढ़ जाएगा। ए स्मॉल वैल्यू ऑफ इनहेरियंट रेगुलेशन, ये भी होगा। उसके बाद है ए हायर सिंक्रोनाइजिंग पावर विच मेक्स ए मशीन लेस सेंसिटिव लोड वेरिएशन, मतलब लोड को वेरी करते रहेंगे तो मशीन उसको सेंस नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से कि कितना करंट चाहिए, कितना स्पीड चाहिए, ये देख मतलब सही से ऑपरेट नहीं करवा पाएगा, ठीक ना, अगर एयर गैप बढ़ा देंगे तो ऑल ऑफ एबव आंसर हो जाएगा 44 का डी। अब 45 सवाल देखिए क्या है, द आर्मेचर करंट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर हैव हायर वैल्यू फॉर। बोल रहा है आर्मेचर का करंट जो है
सिंक्रोनस मोटर का हायर वैल्यू फॉर हाई एक्साइटेशन ओनली, लो एक्साइटेशन ओनली, बोथ ए एंड बी। तो आर्मेचर करंट जो है सिंक्रोनस मोटर का हायर वैल्यू किसके लिए, हाई एक्साइटेशन ओनली, तो हाई एक्साइटेशन के लिए, तो दोनों एक्साइटेशन के लिए हमको हाई वैल्यू सिंक्रोन आर्मेचर करंट का चाहिए जो सिंक्रोनस मोटर में, ठीक। तो हमारा ऑप्शन 55 का आंसर हो जाएगा सी। तो आज शायद चलिए दो गो और कर लेते हैं। इन ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ फिक्स एक्साइटेशन व्हेन द लोड इज इंक्रीज 3 times इट्स टॉर्क एंगल बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो एक्साइटेशन दिया हुआ है, फिक्स एक्साइटेशन पे रन कर रहा है, ठीक। तो अब लोड जो है वो इंक्रीज करेंगे, 3 गुना लोड इंक्रीज कर दिए, मतलब जितना मशीन का रेटिंग था उससे 3 गुना लोड इंक्रीज कर दिए। तो इट्स टॉर्क एंगल बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली, तो उसका टॉर्क एंगल क्या होगा, मतलब डेल का वैल्यू क्या होगा। तो 56 का आंसर हो जाएगा हमारा, वो उसका टॉर्क एंगल भी 3 times इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। मतलब अगर लोड को 3 गुना करेंगे ना तो टॉर्क एंगल भी 3 गुना बढ़ जाएगा। तो 56 का आंसर हो जाएगा ट्राइस, 56 का आंसर हो जाएगा सी। 57 देखिए क्या है, द एंगल बिटवीन द रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटेटिंग पोल इज कॉल्ड डैश एंगल। तो 57 का आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है कि एंगल बिटवीन रोटेटिंग स्टेटर, स्टेटर जो रोटेटिंग स्टेटर का फ्लक्स है, मतलब एन एस स्पीड से जो रोटेट कर रहा है फ्लक्स, और रोटर पोल, रोटर का जो पोल है उसके बीच जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं। मतलब रोटर का फ्लक्स नहीं, रोटर का पोल जो है, मतलब पोल जो बना हुआ है एन और एस पोल बना हुआ है ना रोटर में, तो उसके इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया, टॉर्क एंगल, ऑब्स्यूट, ऑप्ट्यूस, या सिंक्रोनाइजिंग, या पावर फैक्टर। तो हमारा आंसर हो जाएगा टॉर्क एंगल। मतलब स्टेटर और रोटर के फ्लक्स के बीच का जो मतलब स्टेटर के फ्लक्स और रोटर का जो पोल है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग डेल एंगल बोलते हैं, मतलब टॉर्क एंगल, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए, 57 का आंसर हो जाएगा ए। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।